का संविधान जानना है तो उस देश की पृष्ठभूमि देखनी होगी। संविधान कहते किसे हैं? संविधान किसी देश के नियमों और कानूनों का वह परिपत्र होता है जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। उसे संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, इसके प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। तो इसीलिए आज हम अपने संविधान का पहला टॉपिक है जो संविधान सभा, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा संविधान बना कैसे, इसमें क्या भूमिका रही थी, संविधान सभा ने इसे कैसे बनाया था, तो उसकी बात करते हैं। जो इस संविधान को बनाया था वो बनाया था संविधान सभा ने। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है भारत की संविधान सभा। तो पहले हम ये बात करेंगे कि ये जो हमारी संविधान सभा है इसकी मांग कैसे हुई, इसकी मांग सबसे पहले किसने की, उनकी चर्चा करेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं हमारे संविधान सभा के बारे में कि इसकी पहली मांग किसने की थी। साथियों, इसकी जो पहली मांग है वो की थी, जो हमें दिखाई देती है, वो पहली मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की मांग की थी और उन्होंने जो बिल पेश किया था उस बिल का नाम था स्वराज्य विधेयक। स्वराज्य विधेयक प्रस्तुत किया था और उन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लिख कर रहूँगा। तो अगर साथियों, अगर आपसे समय पूछे कि समय क्या था, तो समय था 1895 में संविधान की पहली मांग दिखाई देती है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि संविधान की पहली मांग किसने की, तो आप कहोगे कि वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक ने की थी और किस विधेयक में की थी? स्वराज्य विधेयक में की थी। कब की थी? 1895 में की थी। इसके बाद एक बड़े व्यक्ति महात्मा गांधी इस बात का समर्थन करते हैं 1922 में। 1922 में गांधी जी कहते हैं भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनेगा। ये बात उन्होंने 1922 में कही। तो अगर आपसे पूछे कि गांधी जी ने संविधान का समर्थन कब किया, तो आप कहोगे 1922 में किया था। इसी कड़ी में आगे हम चर्चा करते हैं, इसी कड़ी में आगे चर्चा करते हैं मोतीलाल नेहरू की। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है। उनकी एक पार्टी थी स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा की मांग रखी थी, 1924 में मांग रखी थी। तो ये ध्यान रखना, ये मोतीलाल नेहरू जी ने अंग्रेजी सरकार को बताया कि हम संविधान सभा बनाना चाहते हैं। इसके बाद जो इसकी औपचारिक मांग रखते हैं वो व्यक्ति कौन होते हैं? औपचारिक मांग रखने वाले व्यक्ति है हमारे M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। उन्होंने संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग रखी थी, ध्यान रखना 1934 में। जो स्वराज्य पार्टी थी उन्होंने 1924 में रखी। स्वराज पार्टी जो थी 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा अंग्रेजों के समक्ष रखी गई थी, जबकि 1934 में औपचारिक मांग वामपंथी यानी वामपंथी नेता थे M.N. रॉय, साम्यवादी नेता थे। उन्होंने पहली जो मांग की थी वो औपचारिक मांग संविधान सभा की गठन का विचार किया था उन्होंने। तो ये व्यक्ति और इनकी जो पार्टी थी उस पार्टी का नाम था स्वराज्य पार्टी। साथ ही इसके बाद में 1935 में कांग्रेस की अधिकारिता की मांग, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा गठन की मांग करती है और 1936 में इस मांग को स्वीकार कर लिया जाता है कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में। ध्यान रखना, कौन सा अधिवेशन? फैजपुर अधिवेशन। कब हुआ था? 1936 को हुआ था। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। आगे 1928 के अंदर क्या होता है, 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार, अब यहाँ पर वो बात रखते हैं वयस्क मताधिकार की बात रखते हैं। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। अब वयस्क मताधिकार का मतलब ये है, ना जाति देखी जाएगी, ना धर्म देखा जाएगा, ना लिंग देखा जाएगा, ना क्षेत्र देखा जाएगा, यानी कुल वंश कुछ नहीं देखा जाएगा। जो व्यक्ति एक निश्चित आयु होगी, 21 वर्ष 18 वर्ष जो भी आयु रखी जाएगी वह वोट कर सकेगा, तो उसे बोलते हैं वयस्क मताधिकार बोलते हैं। इसके बाद अगली जो हम बात कर रहे हैं 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव में क्या था? ब्रिटिश सरकार ने पहली बार मुख्य रूप से सैद्धांतिक रूप से यह स्वीकार किया कि भारत का संविधान स्वयं भारतीय ही बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों की चाल थी, उन्होंने डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। अब ध्यान रखना, इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के अंदर
लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की, ध्यान रखना, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। उसी दौरान गोलमेज भी हुए थे। तो गोलमेज कितने हुए थे? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। 1930 को हुआ था, 1931, 1932, 1930, 31 और 32 को हुआ था। तो ये हो गई चर्चा। इसके बाद भारत में एक मिशन आया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ने क्या किया उसकी भी चर्चा करते। क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 में आया था, ध्यान रखना। अगस्त प्रस्ताव 1940 को और क्रिप्स मिशन 1942 को आया था। इसके जो लाने वाले जो मुख्य इसके अध्यक्ष थे वो थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। ये प्रस्ताव लेकर आए थे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में आया था और इन्होंने कहा था कि एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो क्रिप्स मिशन असफल रहा था। साथियों, कुछ चीज़ें छूट गई है जो आपको क्लास में करवाई है उसमें छूट गई है। कोई बात नहीं, आपको इसमें और ऐड करवा देंगे, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने शामिल कर दिया है। अगर कुछ रह गया है तो वो मैं बता दूंगा। जैसे 1929 का लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग, 1928 में साइमन कमीशन और 1930 से 31 और 32 में गोलमेज सम्मेलन। तो हम आगे बात करते हैं कैबिनेट मिशन। भारत में जो संविधान सभा के चुनाव करवाने के लिए आया था वो था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? एग्जामिनर पूछता है तो आप बोलो मार्च 1940 को आया था। इसमें 3 ब्रिटिश जो सेक्रेटरी थे, हमारे भारत में मंत्री बोलते हैं और ब्रिटेन में इनको बोलते हैं सेक्रेटरी, यूएसए में सेक्रेटरी बोलते हैं। ब्रिटिश 3 मंत्री थे। इसमें थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था जो अध्यक्ष था, भारत सचिव था, और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स था जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर थे जो नौसेना नेवी के एक मिनिस्टर थे। तो ये तीनों व्यक्ति आते हैं कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के चुनाव करवाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब होता क्या साथियों, इसमें जो भारत की कुछ सीटें निर्धारित की जाती है, तो संविधान सभा की कैबिनेट मिशन के द्वारा जो सीटें निर्धारित की जाती है वो कितनी की जाती है? कुल 389। तो कितनी की जाती है? 389, ध्यान रखना है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की कुल सीटें कितनी थी तो आप कहोगे 389। अब 389 को भी 3 भागों में बांट दिया था। कौन कौन से 3 भाग थे? उसमें पहला जो भाग था वो था ब्रिटिश भारत, यानी जहां पर अंग्रेजों का सीधा कंट्रोल था उसे ब्रिटिश भारत बोलते थे। इस संदर्भ में ब्रिटिश भारत में कुल कितनी सीटें आती थी? 292 सीटें आती थी। गवर्नर के अधीन 11 प्रांत थे, यानी एक तरीके से 11 राज्य थे, वहां से 292 सदस्य आएंगे। और जो देसी रजवाड़े है जैसे राजस्थान के बीकानेर है, जोधपुर है, अजमेर है, ऐसे अजमेर तो केंद्र शासित प्रदेश था, वहाँ से कितने आएंगे? वहाँ से 93 सदस्य आएंगे जो देसी राजा अपनी मर्जी से मनोनीत करके भेजेंगे। तो 292 ब्रिटिश भारत से, 93 सदस्य देसी रजवाड़ों से और 4 सदस्य जो वो आएंगे चीफ कमिश्नरी प्रांत से। चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन थे? ए फॉर अजमेर मेरवाड़ा, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। तो ABCD याद रखना है। उस समय भारत में 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। तो आप कहोगे कौन से थे? तो कहेंगे यहाँ पर अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछे संविधान सभा की कुल सीटें कितनी थी? 389। अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य आए थे तो आप कहोगे 292। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि देसी रियासतों से कितने आए थे तो आप कहोगे 93 सदस्य आए थे और ये मनोनीत थे। वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे और ये मनोनीत थे। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि चीफ कमिश्नरी प्रांत से कितने थे तो आप कहोगे सर 4 थे ये वाले। तो ये आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे चर्चा करते हैं आगे क्या हुआ। अब अपना एक रहता है कि ये जो सदस्य थे 389, इनका आधार क्या था? इनका आधार था सीटों का कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। तो इस प्रकार जो संविधान सभा में कुल सीटें थी वो 389 थी। अभी मुस्लिम लीग साथ में है, कांग्रेस साथ में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी संविधान सभा के चुनाव होंगे, कब होंगे? जुलाई में होंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों में और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी बनी है, कुछ कमी रह गई है, कुछ फैक्ट में कुछ
अगर आपके अनुसार कुछ मानवीय भूल हो सकती है मेरे से, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो कि हाँ सर यहाँ ये चीज़ छूट गई है, तो उसको ज़रूर सही करेंगे। आगे बात करते हैं संविधान सभा के चुनाव। तो चुनाव हुए थे जुलाई 1946 को हुए थे, और उसका परिणाम कब आया? अगस्त 1946 को आया था। संविधान सभा की कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? तो आपको सर संविधान सभा की जो सीटें थी वो 389 कुल थी, और 296 सीटों पे हुआ था। अब आपको सर 296 कैसे, जो 296 कैसे है? तो साथियों, अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि संविधान सभा की कुल सीटें कितनी थी, तो आपने बताना 389, और संविधान सभा के चुनाव कितनी सीटों पे हुए थे? तो आप कहोगे सर 296 सीटों पे चुनाव हुए थे। और 296 में कैसे, 292 तो थी ब्रिटिश भारत से, और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से, तो टोटल कितनी हो गई है? 296 सीट हो गई है। क्योंकि जो 93 सदस्य थे वो तो राजा मनोनीत करके भेजेंगे, इस प्रकार 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। और जो 93 सदस्य थे वो देशी रजवाड़ों से थे, वो क्या थे, चुनाव नहीं हुआ था, वो राजाओं ने मनोनीत किए थे। क्या किया था? मनोनीत किया था, उनका चुनाव नहीं हुआ था। तो यहाँ से आप देख सकते हो। साथियों, ये मेरी दूसरी वीडियो है, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे जो विद्यार्थी है वो इसको देखते हैं, ताकि हम आगे भी वीडियो बना सके। अब एग्जामिनर पूछेगा कि संविधान सभा में जो चुनाव का तरीका वो क्या था। देखिए, संविधान सभा में जो चुनाव का तरीका था वो उसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब जनता ने सीधा वोट नहीं दिया था, जनता ने जिन्होंने सीमित मताधिकार के थ्रू जिन लोगों को चुना था उन्होंने संविधान सभा के व्यक्तियों का निर्वाचन किया था। यहाँ पर प्रांतीय जो विधानसभाएं थी उनके सदस्यों ने क्या किया था, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उनका चुनाव किया गया था। तो इस तरीके से जनता ने डायरेक्ट वोट ना देकर जिन्हें जनता ने चुना था उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो परिणाम आता है अगस्त 1946 को, और इसमें क्या होता है, पार्टी भाग लेती है, 2 बड़ी पार्टियां होती है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस जीतती है 208 सीटें, मुस्लिम लीग जीतती है 73 सीटें, जबकि निर्दलीय और छोटी पार्टियां जीतती है 15 सीटें। इस प्रकार क्या होता है, एक तरफा कांग्रेस की जीत होती है। इसमें जो चुनाव हुए थे वो कितनी श्रेणियों में हुए थे? 3 कैटेगरी में हुए थे। एक थी सामान्य श्रेणी, यानी सामान्य सीट पे हुए थे। सामान्य सीट एक सिखों के लिए रिजर्व थी पंजाब के अंदर, जो सिख थे, और मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन था। तो 3 श्रेणियों में चुनाव हुए थे, बाकी किसी को आरक्षण नहीं प्राप्त था। तो अगर आपसे पूछे कि आरक्षण किन किन को प्राप्त था, एक तो सिखों को था और एक मुसलमानों को था। 2 को आरक्षण प्राप्त था, बाकी जो बच गए वो सामान्य सीट से थे। अब मुस्लिम लीग खुद को अल्पमत में देखकर क्या करती है, वो 16 अगस्त को क्या है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर देती है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर देती है, और पूरे देश के अंदर दंगे फैल जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग ने खुद को अल्पमत में देखा कि हमारी यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा, तो उन्होंने पाकिस्तान की मांग उठाना दोबारा से शुरू कर दी। तो यहाँ ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी ने कितनी है, 208 सीटें जीती थी। अब यहाँ से मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है, मुस्लिम लीग यहाँ से पीछे हट जाती है, चुनावों का बहिष्कार कर देती है, और वो आगे की कार्रवाइयों में भाग लेना नहीं चाहती थी, और ना ही वो भाग लेती है। तो आगे हम चर्चा करते हैं संविधान सभा की प्रमुख बैठकें और अधिवेशन। साथियों, एग्जामिनर बहुत बार पूछता है कि संविधान सभा की बैठकें कितनी हुई थी और अधिवेशन कितने हुए थे। देखिए, इसमें 11 + 1 12 अधिवेशन हुए थे, और इसमें कुल जो बैठक थी वो कितनी थी, 165 बैठकें हुई थी। ध्यान रखना, 165 दिन तक बैठकें हुई थी, 11 अधिवेशन हुए थे, 11 अधिवेशन किए गए थे। 12वें अधिवेशन को मिलाकर टोटल कितने हुए थे, 165। लास्ट वाला 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करते हैं, कुछ तथ्य है उनकी बात करते, कौन कौन से थे। तो इसमें हमारे महत्वपूर्ण जो तथ्य रहेंगे वो कौन से है। तो पहली, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा है कि प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आप कहोगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल, यानी आज का संसद भवन है, वहाँ पर हुई थी। तो एग्जामिनर पूछे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 211। कुछ किताबें 207 बताती, कुछ 211 बताती है। तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। मुस्लिम लीग ने इसमें बहिष्कार कर दिया था। फ्रांस की तर्ज पर
यहाँ पर सबसे बुजुर्ग यानी सबसे जो वरिष्ठ थे उनको बनाया गया था, क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष बनाया गया था, और उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था अस्थायी। तो अगर आपसे पूछे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी ध्यान रखना, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये जो फैक्ट है, इतने नाम आ रहे हैं, याद करने में समस्या हो रही, तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो 2-3 बार देखें, इसके नोट्स बनाएं, खुद बोल बोल के याद करें, आपको याद हो जाएगा। काफ़ी पर्सन यहाँ से उठते हैं, तो हमें अच्छे तरीके से करना है। संविधान सभा की जो दूसरी, यहाँ पर दूसरी की जगह आप तीसरी बैठक कर लो, संविधान सभा की दूसरी नहीं तीसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभी लोग अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं, और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं, और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर लेते हैं। किस तारीख को, 11 दिसंबर 1946 को। तो ध्यान रखना, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। कौन सा स्थायी अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष है सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद। उसके 2 दिन बाद में जो अगली बैठक होती है, उसमें 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ते हैं, यानी ये पढ़ते हैं कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पढ़ते हैं कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, हमारे लक्ष्य क्या है, हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बनता है, यही आगे चलकर बनता है हमारा प्रस्तावना, जिसे हम आजकल प्रियम्बल बोलते हैं, यही बनता है। तो इस तरीके से इसकी चर्चा की गई। आगे हम बात करते हैं, इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा कब गया था, 13 दिसंबर को रखा गया था, 13 दिसंबर को रखा गया था। लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। साथियों, हुआ क्या था, जब 13 दिसंबर को रखा था तो बहुत सारे लोगों ने इस पर ऐतराज़ किया था, क्योंकि इसमें कुछ उद्देश्य ऐसे थे जो स्वीकार नहीं किए गए थे। तो सभी की सर्वसहमति से राजी किया गया, और राजी करने के बाद में उसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। तो अब कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए, उनकी चर्चा कर लेते हैं। कुछ विशेष बैठकें हैं, जैसे संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। ये पहला अधिवेशन था, ध्यान रखना, तारीख इसकी भी याद रखना। इसके बाद जो संविधान सभा का 5वां अधिवेशन था, यानी 5वां अधिवेशन आते आते हम क्या है, हमें आज़ादी मिल गई थी। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछे किस अधिवेशन के समय भारत स्वतंत्र हो गया था, तो आप कहोगे 5वें अधिवेशन में जाके आज़ाद हो गया था। इसके बाद एग्जामिनर आगे आपसे पूछेगा कि किस अधिवेशन में भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, तो आप कहोगे 11वें अधिवेशन में। कौन सा? 11वें अधिवेशन में, ध्यान रखना, 11वें अधिवेशन में जाके हमने इसे अपने संविधान को अंगीकृत कर लिया था। और उस दिन जो तारीख थी वो कौन सी थी, 26 नवंबर 1949, और 11वां अधिवेशन चला था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। ये संविधान सभा का अंतिम दिन था, यानी इसके बाद 24 जनवरी को इकट्ठे होते हैं अंतिम बैठक के लिए, और इसी दिन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ कब ली, 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी इसी दिन अपनाया गया था। इनको शपथ दिलाने वाले व्यक्ति कौन है, सी राजगोपालाचारी। कौन से? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाने वाले जो भारत के गवर्नर जनरल थे। क्या थे? गवर्नर जनरल थे। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए हैं। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं इनके बारे में, कुछ तथ्य है, कुछ समितियां बनी थी उनकी बात कर लेते हैं। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो, इसको प्रारूप समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, मसौदा समिति भी कहते हैं, ठीक है, मसौदा समिति। तो मसौदा समिति भी प्रारूप समिति का नाम है, पांडुलेखन भी इसी का ही नाम है, सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जहां पर आपको संघ दिखाई दे वहां पर आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू करना है। संघीय संविधान समिति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति बनी थी, उसके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
प्रांतीय संविधान यानी राज्यों के लिए जो संविधान बनेगा उसके अध्यक्ष कौन थे? हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी राज्यों को इकट्ठा करने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इस कारण उसके अध्यक्ष वो थे। इसके बाद मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज कमेटी यानी अल्पसंख्यक संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो सदन के अध्यक्ष भी यही थे और सदन का जो अध्यक्ष होता है वही नियम बनाता है, वही संचालन करता है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। इस तरीके से भाषाई आयोग का थे एस के धर थे, और इस तरीके से नागरिकता तदर्श समिति के एस वरदाचारी थे, सर्वोच्च न्यायालय तदर्श समिति के एस वरदाचारी थे, और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो समिति थी तदर्श समिति उसके भी एस वरदाचारी थे। अब बात करते हैं प्रारूप समिति की। जो प्रारूप समिति थी उसका गठन हुआ था 29 अगस्त को। 29 अगस्त साल था 1947 को इसका गठन हुआ था। इसमें कुल सदस्य कितने थे? एग्जामिनर ने मल्टी टाइम ये क्वेश्चन पूछा है और बहुत बार बच्चे गलत करके आते हैं, शायद ये भूल जाते हैं कि संविधान सभा में कुल सदस्य जो थे उनमें से जो प्रारूप समिति के थे वो टोटल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव इसके अध्यक्ष थे। उनके अलावा जो सदस्य थे वो कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर। कौन है? एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी, डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, बी एल मित्र के जगह पे आए थे, टी कृष्णामाचारी, डीपी खेतान जी की मृत्यु हो गई थी उनकी जगह पे आए थे। तो ध्यान रखना ये जो 7 व्यक्ति है एग्जामिनर इनके नाम पूछता है तो आप इनके नाम नोट कर लेना जी, ताकि आप भूलो ना। ये 7 व्यक्ति संविधान सभा में प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे, उसमें डॉक्टर भीमराव अध्यक्ष थे, उसके अलावा एन गोपाला स्वामी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव जो बी एल मित्र की जगह पे आए थे, टी कृष्णामाचारी, डीपी खेतान जी की मृत्यु होने के बाद में आए थे। तो ये व्यक्ति है महत्वपूर्ण, आपको भूलना नहीं है। आगे चर्चा करते हैं संविधान सभा में महिलाएं। देखिए संविधान सभा में जो कुल महिलाएं थी वो कितनी थी? 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 थी। इसमें राजकुमारी अमृत कौर है जो पटियाला राजघराने से आती थी, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी, ध्यान रखना। राजकुमारी अमृत कौर। बेगम एजाज रसूल एकमात्र महिला थी जो मुस्लिम लीग से आने वाली थी। दक्षिणी वेलायुधन ये एकमात्र दलित महिला है जो संविधान सभा में आई थी। तो अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला कौन है? दक्षिणी वेलायुधन। अगर आपसे पूछे एकमात्र मुस्लिम कौन महिला थी? वो थी बेगम एजाज रसूल, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। फिर है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी और सरोजनी नायडू। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जबकि सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। सरोजनी नायडू जो है वो उत्तर प्रदेश की जो थी वो राज्यपाल बनी थी। सुचेता कृपलानी भारत के अन्य राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी सबसे पहले। विजय लक्ष्मी पंडित, अच्छा विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है और ये यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव इनको मिला था। संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल जो सदस्य है वो कितने हैं? 193 देशों का आज समूह है। 1952 के अंदर ये बनी थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष बनी थी पहली महिला। ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये बहन है। आगे चर्चा करते हैं अन्य महिलाएं कौन थी। अन्य महिलाओं की अगर हम बात करें तो दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, कमला चौधरी और एनी मस्करीनी या मस्करनी, ठीक है, मस्करीन। अगर हम बात करें इसके बारे में, एनी के बारे में बात करें तो एनी एकमात्र देसी रियासतों से, कहाँ से? देसी रियासतों से, ये नोट कर लेना, साथ में छूट गया पीछे। देसी रियासतों से आने वाली एकमात्र महिला थी, एकमात्र कैथोलिक महिला एनी मस्करनी थी। देसी रियासतों से कहाँ से आई थी ये? त्रावणकोर कोच्चि से आई थी। कोच्चि मतलब केरलम रियासतों से। ध्यान रखना संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 9 महिलाओं ने भाग लिया था। ये भी एग्जामिनर पूछता है, 9 महिलाओं ने भाग लिया था। आगे हम चर्चा करते हैं संविधान का अंगीकार और हस्ताक्षर। अगर हम बात करें संविधान को कब अंगीकृत किया गया तो हम कहेंगे इसको अंगीकृत करने की जो तारीख है वो है 26 नवंबर 1949 को
देश का संविधान जो है वो अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था और अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। हम अपने अंतरात्मा से इसे स्वीकार करते हैं 26 नवंबर 1949 को। अब बात करें संविधान बनने में समय कितना लगा। संविधान बनने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने भाग लेकर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 8 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली 8 महिलाएं थी। इसके बाद अगर हम बात करें, संविधान सभा पर पहला हस्ताक्षर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और अंतिम हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये संविधान सभा की महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को अपना देश का संविधान लागू हो जाता है, लेकिन अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1950 को। तो ये संविधान सभा टॉपिक है, पूरा है, कुछ रह गया है तो वो आपको साथ में और करवा देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरीके से हम पूरे सिलेबस को यूट्यूब के माध्यम से पूरा कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में नोट्स बनाइए। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।